नमस्कार दोस्तों, मैं यशन सर एक बार पुनः आप सभी दोस्तों का आपके इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल टारगेट विश्वनाथ में मैं सबका स्वागत करता हूं। प्रिय दोस्तों, सहायक भर्ती परीक्षा 2019 के हिंदी के जो 10 प्रश्नों की चर्चा, 10 प्रश्नों की व्याख्या मैं इसके पूर्व के वीडियो में कर चुका हूं। शेष 10 प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या लेकर के आज मैं पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों आइए देखिए, आइए हम सब मिलकर के इसे हल करते हैं और एक लंबे विस्तृत व्याख्या के साथ सभी ऑप्शनों पर व्याख्या के साथ हल किया जाएगा। दोस्तों आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें दिया गया था बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट ऊषा नागरी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला है अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार और अन्योक्ति अलंकार और रूपक अलंकार। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही होगा, रूपक अलंकार। तो दोस्तों कैसे जानेंगे रूपक अलंकार? रूपक अलंकार दोस्तों पहचानने के लिए हमेशा ध्यान दीजिए, जब कहीं पंक्तियों में योजक चिन्ह दिखाई दे, ठीक है, जब दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह दिखाई दे तो हमेशा ध्यान जाना दोस्तों कि वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। ये एक पहचान तो ये हमेशा ध्यान दीजिए। और दोस्तों मैं थोड़ी से अन्य ऑप्शन पर चर्चा करता हूँ। जैसे अनुप्रास अलंकार कहाँ पर होता है? अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। ये पांचों भेद हम अपने वीडियो में, इसके पूर्व के वीडियो में दे चुका हूँ। प्लेलिस्ट में जाकर के आप पांचों भेद को विस्तृत व्याख्या के साथ जान सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा यही जानेंगे कि जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास होता है। और उपमा पहचानने के लिए कैसे पहचानेंगे दोस्तों? उपमा दोस्तों पहचानने के लिए कुछ वाचक शब्द हैं, जैसे सासी से सम सरिस समाना। सा सी से सम सरिस और समान, इतने वाचक शब्द अगर वो लाइनों में दिखाई दे रहा है दोस्तों, केवल यही देखना है कि जहाँ पर किसी लाइनों में सा मिले, सी मिले, से मिले, सम सरिस समान ऐसे शब्द मिल रहे हैं दोस्तों, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। इस लाइन को याद रखिए, सा सी से सम सरिस समाना मिलई जहाँ उपमाय अलंकार। चासी से सम सरिस समाना। ये बिल्कुल पहचानने के छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, टिप्स हैं, हमेशा ध्यान दीजिए। तो अगला देखेंगे तीसरा, अन्योक्ति अलंकार कहाँ पर पहचानेंगे दोस्तों? अन्योक्ति अन्योक्ति का मतलब होता है दोस्तों, अगर इस शब्दों को तोड़ा था तो अन्य धन उक्ति, अन्योक्ति। तो जहाँ पर अन्य दूसरों के बारे में कही गई बात को अन्योक्ति कहा जाता है, ठीक है। अन्य के प्रति कही गई उक्ति अन्योक्ति कहा जाता है। जब कहीं पर पढ़ने पर आभास ये हो कि दोस्तों यह कथन किसी दूसरे के प्रति कहा गया है, जैसे बिहारी ने राजा जयसिंह के बारे में कहा था, ठीक है। एक दोहा आप पढ़ेंगे, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यह काल यली कले सो बिंदवे आगे कवन हवाल। दोस्तों ये बिहारी ने जब जयपुर के राजा जयसिंह अपने नवोढ़ा पत्नी में आसक्त हो गए थे तो उनको ज्ञान देने के लिए उनके प्रति यह उक्ति कहा था। तो यह लाइन दोस्तों यदि आती है तो अगर पूछता है कि कौन सा अलंकार है तो इसमें अन्योक्ति अलंकार है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रेत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्र। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि अलंकार को परिभाषित करने वाली उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कवि की है?
ये दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, ये जो ऊपर की पंक्ति दी गई है ये अलंकार को परिभाषित करने वाली पंक्ति है, और इस पंक्ति को दिया है आचार्य अलंकार के आचार्य केशवदास जी। ठीक है दोस्तों, ये केशवदास की पंक्ति है। उन्होंने कहा है, उन्होंने परिभाषा दिया है अलंकार की, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, कहा कि यद्यपि कोई महिला भले से ही सुजाति अच्छे जाति की हो, या सुलक्षण अच्छा लक्षण समाहित हो, या सुवर्ण अच्छा वर्ण हो, वर्ण मतलब वेशभूषा, उसका कलर रंग, और भले से ही वह सुवृत्ति का हो, सुवृत्ति मीन्स अच्छा आचरण का, कहा कि वह महिला भले से ही अच्छे आचरण की हो, लेकिन भूषण बिनु न विराजई, कहा कि वह भी बिना आभूषण के शोभायमान नहीं लगती है। कहा कि ठीक उसी प्रकार से कविता चाहे जितनी ही सुंदर हो, चाहे जितना ही बढ़िया शब्दों का प्रयोग किया गया हो, वर्णों का प्रयोग किया गया हो, लेकिन बिना अलंकार के शोभायमान नहीं लगती है। तो इस पंक्ति को किसने कहा है कि आचार्य केशवदास जी ने कहा है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन सही होगा दोस्तों। आइए थोड़ी सी चर्चा इसमें, एक दूसरा ऑप्शन में जो बिहारी लाल हैं दोस्तों, इन पर भी क्वेश्चन बन करके आता है दोस्तों। बिहारी लाल जैसे आप जानते हैं कि रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है, रीति सिद्ध काव्य और रीत मुक्त और रीत बद्ध काव्य धारा, 3 काव्य धाराओं में बांटा गया है। तो बिहारी जी जो है रीत सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि, केवल इकलौते कवि हैं दोस्तों। इन पर प्रश्न बनता है दोस्तों कि गागर में सागर भरने की उक्ति किस कवि के लिए कहा गया है, या अर्थात कौन से कवि ने इस कवि के लिए माना जाता है कि गागर में सागर भरने की उक्ति किस कवि के लिए अलाउ है? तो किसके लिए? बिहारी लाल के लिए। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने एक केवल हिंदी साहित्य में एक रचना लिख करके हिंदी साहित्य में अमर हुए हैं, वो अब बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे माने जाते हैं। ये भी प्रश्न कभी कभी दोस्तों आता है, बिहारी के सतसई में कितने दोहे हैं? 719 दोहे। ठीक है दोस्तों, एक बिंदु छूट रहा है दोस्तों, केशवदास पर एक सवाल आता है कि केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। जैसे कभी कभी पूछा जाता है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा गया है? 4 ऑप्शन देगा, केशवदास, बिहारी, सूरदास, तुलसीदास, तो केशवदास को माना गया है। ठीक है दोस्तों, ये कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। ठीक है, और इनकी एक रचना है दोस्तों, वो कभी आप जीवन में मत भूलना। ठीक है, केशवदास की एक रचना है रामचंद्रिका, ये प्रबंध काव्य है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में रिपीटेड। रामचंद्रिका है, इसमें रामचंद्रिका नाम होने से ऑप्शन में दे देता है तुलसीदास, तो अधिकतर लोग तुलसीदास कह बैठते हैं, तो इसको बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशवदास की। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संस्कृत सरस्वती का पर्याय नहीं है? ठीक है दोस्तों, इसमें यह देखना है कि इन 4 ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन जो है सरस्वती का पर्याय नहीं है। 3 है और 1 नहीं है। ठीक है, तो वीणा पाणी पहला ऑप्शन है, दूसरा भारती, तीसरा वाग्देवी और चौथा जाह्नवी। तो हमेशा जानिए दोस्तों, वीणा पाणी, भारती और वाग्देवी ये तो सरस्वती के पर्यायवाची हैं, और जाह्नवी जो है गंगा की पर्यायवाची है। इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है? चौथा ऑप्शन सही होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैं, हम, तू, तुम आदि शब्द हैं संबंधवाचक सर्वनाम है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, या पुरुषवाचक सर्वनाम है? क्या है दोस्तों? हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों कि इसमें चौथा ऑप्शन आपका सही होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहता हूं दोस्त कि पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और उत्तम पुरुष में दोस्तों हम दोनों, हम सब, ये सब उत्तम पुरुष हैं। तुम दोनों, तुम सब, ये मध्यम पुरुष। बाकी जो आता है
ठीक है, वो सभी जो है अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इस बात को हमेशा नोट किए रहना। और जैसे दोस्तों पहला ऑप्शन है इसमें संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में जैसे आता है जो, सो, जो और सो, ये क्या है? संबंध। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? जैसे कोई, कुछ, कितना। ठीक है, ठीक। और प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक आप जान ही रहे हैं, जैसे कौन, क्या, कैसे, कब, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो दोस्तों हमेशा जानिए महाप्राण व्यंजन कौन कौन सा होता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण व्यंजन होता है। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण व्यंजन होता है। तो इसमें देखिए दोस्तों वर्ग का दूसरा चौथा कौन सा है? इसमें दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होता है ख, छ, ठ, थ, फ। ठीक है दोस्तों, और पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होता है। और एक ऑप्शन इसमें देखिए दोस्तों चौथा या, र, ल, व, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये इसको भी, यानी कि जो अंतस्थ वर्ण होते हैं ये भी अल्प प्राण होते हैं। और जो ऊष्म व्यंजन होते हैं तीनों सा और हा, स और हा, ये महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। इसको भी आप नोट किए रहेंगे दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? तो यहाँ पर हमेशा ध्यान देना दोस्तों, जब पूर्व पद संख्यावाची हो और दूसरा पद कोई संज्ञा हो तो वहाँ पर हमेशा द्विगु समास होता है। इसलिए यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? पहला ऑप्शन सही होगा। लेकिन थोड़ी सी बात हमेशा ध्यान देना दोस्तों, हर पॉइंट पर, हर जगह पहला पद संख्यावाची मान करके द्विगु समास नहीं करना है। दोस्तों मैं आपसे बताना चाहता हूँ, यदि किसी शब्द का पूर्व पद संख्यावाची हो और दूसरा पद किसी नदी का नाम हो तो वहाँ पर आप द्विगु समास नहीं करेंगे, वहाँ पर आप अव्ययी भाव समास करेंगे। दोस्तों इस बिंदु को बिल्कुल नोट करना दोस्तों। जैसे पंचगंगम, पंचगंगम अगर दे दिया दोस्तों तो वहाँ पर आप द्विगु नहीं मारेंगे, वहाँ पर क्या मारेंगे? अव्ययी भाव समास। यदि, फिर से नोट कर लीजिए दोस्तों, यदि पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद कोई किसी नदी का नाम हो तो वहाँ पर द्विगु समास नहीं होता है, सदैव सदैव वहाँ पर अव्ययी भाव होता है। ठीक है, तो इस बिंदु को नोट करके रखिए दोस्तों। हर स्थान पर आप संख्यावाची देख करके पूर्व पद को वहाँ पर द्विगु नहीं लगाना है। ठीक है दोस्तों, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्ति शेष तुम अस्तिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। इसमें दोस्तों ये पूछा है कि उपरयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। पहला ऑप्शन है विरोधाभास, दूसरा ऑप्शन है विशेषण विपर्य, मानवीयकरण और दृष्टांत। ठीक है दोस्तों, सॉरी। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान देखना। देखिए दोस्तों मैं आपको एक पॉइंट बिल्कुल बता रहा हूँ, इसको नोट कर लेना। जहाँ पर आपको किसी शब्दों का विलोम शब्द मिले, जब किसी काव्य पंक्ति को पढ़ते समय किसी शब्द के विलोम शब्द दिखाई दे, विपरार्थक शब्द दिखाई दे, तो वहाँ पर हमेशा विरोधाभास अलंकार होता है। यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, हे चिर पुराण, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, पुराण नवीन, पुराण नवीन, क्या है? पुराण का विलोम क्या है? नवीन है। तो हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों, जहाँ पर
विलोम शब्द दिखाई दे, किसी शब्दों का विलोम शब्द दिखाई दे, वहाँ पर हमेशा विरोधाभास अलंकार, इसलिए यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही होगा दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को नोट करे रहना हमेशा दोस्तों, ध्यान देने के लिए। और इसमें एक अलंकार दोस्तों और इम्पॉर्टेंट है, तीसरा ऑप्शन, मानवीयकरण कहाँ पर होता है दोस्तों? मानवीय अलंकार कहाँ पर होता है दोस्तों? जब हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों, जब मानव के व्यवहार को प्रकृति पर लागू किया जाए, यानी कि जब कोई मानव का कार्य प्रकृति करना प्रारंभ कर दे, प्रकृति को करते हुए दिखाया जाए, तो वहाँ पर मानवीयकरण अलंकार होता है। जैसे आप एक पहला आप देखे थे यहाँ पर कि बीती विभावरी जागरी, अंबरपन घट में डुबो रही तारा, घट उषा नागरी। अगर दोस्तों यहीं पर ऑप्शन जो रूपक अलंकार का है, यही रूपक अलंकार ना होता, अगर मानवीयकरण अलंकार दे देता ऑप्शन में, तो वहाँ पर मानवीयकरण अलंकार होता। क्योंकि यहाँ पर दिखाया, देख लीजिए कि उषा रूपी नायिका, इसमें बताया गया है कि ऐ सखी रात व्यतीत हो चुकी है। एक नायिका अपनी सखी को कहती है कि ऐ सखी रात व्यतीत हो चुकी है। विभावरी मीन्स रात। कहा है कि जाग रही, अब तो तुम जाग जाओ। कहा है कि अंबर पन घट में, कहा है कि अंबर रूपी पन घट में तारे रूपी घड़े को उषा रूपी नायिका डुबो रही है। यहाँ उषा, उषा मीन्स क्या होता है? सवेरा। ठीक है दोस्तों, तो सवेरे को क्या मान लिया गया है? एक नायिका मान लिया गया है दोस्तों, यानी कि प्रकृति को एक मानव मान लिया गया है। तो जब प्रकृति को मानव मान करके उसके व्यवहार को प्रदर्शित किया जाए, तो वहाँ पर हमेशा मानवीयकरण अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम चर्चा करते हैं अन्य पर। और दृष्टांत अलंकार कहाँ पर होता है दोस्तों? दृष्टांत का मतलब ये होता है दोस्तों, दृष्टांत का मतलब होता है दोस्तों उदाहरण। ठीक है, जब उदाहरण देकर किसी बात को प्रमाणित किया जाए, वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे रही मन ओछे नरन ते तजौ बैर अरुप्रीत, काटे चाटे स्वान ते दुहु भांत विपरीत। ठीक है, तो हमेशा ध्यान दीजिए, जब उदाहरण देकर किसी बात को प्रमाणित किया जाता है, वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। चलिए दोस्तों, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा योजक चिन्ह है? ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि योजक चिन्ह कौन सा है दोस्तों। तो हमेशा जानिए दोस्तों, योजक चिन्ह इसमें आपका तीसरा ऑप्शन में जो दे रहा है वो है। तो योजक चिन्ह किसे कहते हैं दोस्तों? योजक चिन्ह का प्रयोग हमेशा दोस्तों सामासिक पदों में, यानी कि पुनरुक्त पदों को के मध्य हमेशा किया जाता है। ठीक है, जैसे सुख दुख। ठीक है, ये सामासिक पद हैं। तन मन, भाई बहन, इन शब्दों के बीच में योजक चिन्ह। और पूर्ण विराम का चिन्ह दोस्तों जहाँ पर वाक्य समाप्त होते हैं, चाहे वो सरल वाक्य हो, चाहे संयुक्त वाक्य हो, चाहे मिश्रित वाक्य हो। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें दूसरा ऑप्शन ये जो दिया गया है, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं दोस्तों? कामा बोलते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में अल्प विराम भी कहते हैं। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों हमेशा जानिए दोस्तों, जैसे एक ही प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, तो उनके शब्दों को लिखते समय हम कामा का प्रयोग करते हैं। और कामा का प्रयोग जैसे कहीं पर कभी कभी संबोधन सूचक शब्दों के बाद भी अल्प विराम का प्रयोग कर लगाया जाता है। पत्र में संबोधन के बाद भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे महोदय के बाद, पूजनीय के बाद तुरंत कामा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला चौथा ऑप्शन है, ये चिन्ह जो देख रहे हैं आप, ये उद्धरण चिन्ह का है। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, जो डबल उद्धरण चिन्ह और सिंगल। तो जो सिंगल इन्वर्टेड कामा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसका प्रयोग जैसे किसी शीर्षक का नाम लिखा जा रहा है, ठीक है, या किसी कवि का नाम लिखा जा रहा है, तो उसे सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखते हैं। और डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत ये कैसा है? डबल इन्वर्टेड कामा है। तो इसका प्रयोग हमेशा दोस्तों वहाँ पर हम करते हैं, जैसे किसी लेखक या वक्ता के कथन को हम डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत
करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग का है? तो दोस्तों इसमें एकदम स्पष्ट है कि बुद्धिमान न तो संज्ञा है, न सर्वनाम है, न अव्यय है, ये क्या है दोस्तों? विशेषण है। आपका दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कवि का स्त्रीलिंग है। तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है दोस्तों? कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री। यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही होता है दोस्तों। हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों, ये कवयित्री शब्द वर्तनी में कई बार पूछा गया है, इसलिए आप इसको बिल्कुल ध्यान देंगे दोस्तों। चलिए इसी के साथ ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये जो श्रृंखला था यहीं पर समाप्त होता है। ये श्रृंखला आपको कैसे लगी दोस्तों? आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें देते रहेंगे। इसी के साथ मैं सभी दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।